Hi students, good morning. So let's start today once again with current electricity and we'll be completing the topic today of current electricity. So guys, trust me, it's going to be a huge uphill task for you because next test में तो बहुत बुरा होने वाला है. Just joking guys, not scaring you, but let's not keep the hopes very high because बाय द नेक्स्ट वीक जब ये टेस्ट होगा तो जस्ट इमेजिन उसमें क्या क्या आएगा. उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आएगा, उसमें केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस आएगा, उसमें साथ में हो सकता है एक आध बायो का टॉपिक और आ जाए, उसमें नेशनलिज्म इन इंडिया पूरा आएगा, उसके अंदर मैथ्स के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हार्ड प्रॉब्लम आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत गंदे इक्वेशंस आएंगे एंड माइट भी शायद सिविक्स का एक या दो टॉपिक आ जाए अलॉन्ग विद English का एक या दो. Let's hope all goes fine. So anyway, let's start back with the part of current electricity. One topic which one of the student actually personally messaged me that sir वो topic छोड़ गया था. Of course, thank you so much dear. So I'll not take the name, but thank you so much for reminding me the topic. Though I told you that Ohm's law के अंदर potential is directly proportional to the current. Okay, so that means V is directly proportional to I. But then please also understand that जब भी आप इसी का एक ग्राफ बनाओगे something like this, so this particular graph के अंदर V आपने मान लो यहाँ बना दिया तो I कहाँ बनेगा? यहाँ वाले पार्ट में. जितना जितना पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे उतना करंट बढ़ता जाएगा. इसका मतलब यदि आपने पोटेंशियल को इतना किया और यदि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा तो करंट like this. So this is known as the linear graph. Linear graph. So कभी भी किसी ने पूछा what is the nature of the graph made during the Ohm's law or made by the Ohm's law, and that is that the graph would always be linear. Those conductors or those substances which actually follow this graph will be known as ohmic conductors. OHMIC, ohmic conductors. जो इस ग्राफ को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं ohmic conductors. बट ऐसा जरूरी नहीं होता बिकॉज कभी कभी कई कंडक्टर्स कुछ हायर टेम्परेचर के ऊपर में they might go like this and then deviate like this, or they might go like this and then deviate like this. Such kind of graphs like this and this will be known as non-ohmic conductors. Non-ohmic conductors, और ये भी non-ohmic हो जाएगा. बट ये केवल कब होता है? ये केवल तब होगा जब आपने टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा आपने बढ़ा दिया या बहुत कम कर दिया. ओनली इन दोज कंडीशंस. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो हम लोगों ने अभी तक बात की हुई थी कि सपोज कर लो कभी कभी एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है विच इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. What actually happens what happens if the resistivity or the question might come like this: which parameter will not change even by increasing the length and the radius of a wire? The answer is resistivity. Resistivity को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना टेम्परेचर का ना किसी भी चीज का, तो ध्यान रखना. While resistance keeps on changing because of length, area of cross section, टेम्परेचर, resistivity will never ever change. So उस दिन हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के क्वेश्चन कर लिए थे. नॉट क्वेश्चन कर लिए थे, डेरिवेशन कर लिया था. आज हम और आगे डेरिवेशंस में जाते हैं, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, देन वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस एंड देन लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में और क्या क्या है, क्या क्या आएगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो हम लोगों ने पढ़ा था दैट एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर हमेशा आप किस में कनेक्ट करोगे? सीरीज के अंदर. आप पैरेलल में क्या चीज कनेक्ट करते हो? वोल्टमीटर. वोल्टमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस व्हाइल एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सबसे पहले हम आते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे, बट उसके पहले हम बात करते हैं पावर की. आप सब लोगों ने देखा होगा कि कोई भी चीज बहुत पावरफुल है, कोई चीज कम पावरफुल है. वेरी सिंपल वर्ड्स के अंदर पावर कैन बी डिफाइंड एज the work done upon time taken. Now what do you mean by this? क्लास 9 के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कौन सा काम कितनी जल्दी और कितना धीरे कर रहे हो.
नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग कि सर आप अगेन अब अपने कोचिंग के बारे में बोल रहे हो, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, आई एम जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। स्कूल के अंदर भी स्टडीज होते हैं, एब्सोल्युटली राइट, एंड वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देन व्हाई डू पीपल still majority lakhs and lakhs of students actually go to coaching centers or teachers like us? Why do they come? Actually they should not, but the issue is the competition is so fierce, इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि हर एक को आगे निकलना है। अब आगे निकलने के लिए उसको ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा पावर कैसे आएगा? व्हेन वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन का फॉर्मूला। इसका मतलब है आपने स्कूल में तो एक काम कर ही लिया है, अब आप कोचिंग में आ रहे हो, मालूम पड़ा वहां पर 3 चैप्टर्स एक्स्ट्रा चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, या कुछ भी और चल रहा है और अच्छे ढंग से आपको बता दिया है। इस कंडीशन में क्या होगा? आपका टाइम बच जाता है, राइट। सो बाकी स्टूडेंट्स भी वही काम करेंगे, बट उनको वही काम करने में ज्यादा टाइम लगता है, सो दे विल बी लेस पावरफुल, यू विल बी मोर पावरफुल, दैट्स ऑल। आप मान लो यदि आपने कभी कोई कंपनी ज्वाइन करी और वहां पर एक साथ आपके साथ करीबन 5 या 6 फ्रेंड्स का और सिलेक्शन हो गया, ना whom do you think will always get a promotion first? Who will be doing more work in less amount of time? आप बोलोगे सर लेकिन हम सबके पास तो 8 ही घंटे हैं। That you need to decide. Everybody is going to come in the morning at around 9 o'clock and everybody is going to go back at their homes by say 5 o'clock, 6 o'clock, but then the winner is always going to be only that particular individual जो उतने ही काम को कम टाइम में कर लेता है। So that is known as power. So current electricity के अंदर भी पावर का कॉन्सेप्ट यही आ जाता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन, एंड पावर की यूनिट इज वॉट्स, WATT, वॉट। ओके, सो पावर की यूनिट इज वॉट। नाउ लेट्स सी अब क्या करोगे। सिंस पावर की यूनिट इज वॉट, तो अभी मैं यहां पर कुछ एक डेरिवेशन निकालता हूं से, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ of heating. Now what do you mean by the word Joule's law of heating? Now let's say suppose कर लो मैंने बोल दिया work का मतलब ही होता है energy, not actually but हाँ, what do you mean by energy? Energy is the capacity to do work. Okay, so work की भी यूनिट joules ही होती है, energy की भी यूनिट joules ही होती है, तो एक मिनट के लिए मान लेते हैं that work is equals to energy. Now इसके हिसाब से work should be equals to P into T. Work should be equals to what? P into T. यही आ गया ना, पावर इंटू टाइम। अब वर्क आ चुका है आपके पास में पावर इंटू टाइम। अब यहाँ पर आपने एक और फॉर्मूला देखा, दैट इज कौन सा? से सपोज कर लो मैंने दोबारा से यहीं पर ही लिख दिया P इक्वल्स टू W/T और W should be equals to P into T। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि मैं बार बार ये एक ही चीज को क्यों लिख रहा हूं। नाउ लेट अस से सपोज W should be equals to P into T, बट आप ढंग से देखोगे तो V का एक और फॉर्मूला होता है which should be equals to what? W/Q, करेक्ट? और W should be equals to W should be equals to V into Q। तो इसका मतलब है क्या मैं W की जगह पर V into Q डाल सकता हूं? सो लेट्स पुट W की जगह पर V into Q, तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। सो इफ W is equals to V into Q, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया W की जगह पर, दैट इज सॉरी यहाँ पर VQ should be equals to P into T, ये आ गया। If VQ should be equals to P into T और P should be equals to VQ by T, very very important derivation. So P should be equals to VQ upon T. Now but I तो आपने यही बोला था I should be equals to Q upon T according to the definition of what? According to the definition of current. So can I put this value over here? So let's see this. तो ये क्या बन जाएगा? P should be equals to V into I. Correct? P should be equals to V into I. आया समझ में? फिर से रिपीट कर रहा हूं। W should be equals to P into T.
लेकिन V जो अपन ने पोटेंशियल की डेफिनेशन डिफाइन किया था, दैट सेज दैट इट शुड बी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन per unit charge, that is work done to carry a unit positive charge across a circuit will be known as potential, और W is equals to V into Q. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया VQ should be equals to PT और P should be equals to VQ by T और I is equals to Q upon T फॉर्मूला था, तो P equals to क्या हो जाएगा VI. तो यहाँ पर लिख देता हूँ W is equals to P की जगह पर V into I into T लिख सकता हूं, तो ये आ गया. और W should be equals to V into I into T का मतलब क्या हो जाएगा, V की जगह पर क्या ना पुट ओम्स लॉ, तो ये आ जाएगा I into R. तो ये कितना आएगा I स्क्वायर So this will come as W is equals to I square RT. If W is equals to I into I will be I square RT. But क्या मैं W की जगह पर, see वर्क का मतलब एनर्जी, एंड एनर्जी अलग अलग फॉर्म में होती है, तो मैंने इसी एनर्जी की जगह पर इसको H लिख दिया which is known as heat energy. Heat energy is equals to I square RT. नाउ यहाँ पर H क्या है, यहाँ पर H का मतलब है हीट, I का मतलब है करंट, R का मतलब है रेजिस्टेंस एंड T का मतलब है टाइम इन सेकेंड्स. ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज नोन एज ओम, OHM. H is known as joules. Okay, so H is equals to I square RT. रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, याद करो. तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यदि आप याद करोगे, इट शुड बी इक्वल्स टू, सॉरी, R शुड बी इक्वल्स टू rho L upon A और rho should be equals to R A by L और it should be equals to ohm meter. L से L cancel, so it should be ohm meter. ध्यान रखना. Okay, so H is equals to I square RT and this H is equals to I square RT is known as Joule's law of heating. अब इसका मतलब क्या हुआ, in simple words, कितना कोई भी वायर गर्म हो जाएगा वो इस पर डिपेंड करता है कि उसमें से करंट कितना जा रहा है. H is directly proportional to R square. H is directly proportional to R and H is directly proportional to T. आपके घर के अंदर यदि कोई डिवाइस है जो बहुत ज्यादा करंट लेता है लाइक गीजर, तो उसका वायर बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म. H is directly proportional to I square. जितना करंट बढ़ाओगे उतनी हीट डेवलप होना चालू हो जाएगा, इनफैक्ट उसके स्क्वायर के. ओके, रेजिस्टेंस आपने जितना इंक्रीज किया उतना ही हीट बढ़ जाएगा. जितने टाइम के लिए कोई भी डिवाइस को चलाओगे एंड हीट बढ़ना चालू हो जाएगा. गॉट दिस? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज, इसीलिए हमेशा बार बार आपको बोलते रहते हैं कि जब भी कोई डिवाइस यूज नहीं करते हो प्लीज उसको बंद कर दो. आप देखोगे जब भी आप मोबाइल चार्ज करते हो थोड़ी देर के बाद में मोबाइल गर्म होना चालू हो जाता है. बट मोबाइल का काम तवे की तरह थोड़ी है कि हम उस पर कोई चपाती बनाने वाले हैं, नहीं, बिकॉज इट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. बिकॉज आप जितनी देर तक मोबाइल को चार्जिंग पे लगाओगे टाइम बढ़ रहा है एंड दैट्स द रीजन व्हाई हीट बढ़ना चालू हो जाती है. करेक्ट? सो इसका मतलब है यदि आपको गर्म नहीं करना है सो कम देर के लिए चार्ज करो, बट टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है. सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अ केस. ओके, सो दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. नाउ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के पहले भी इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज निकल के आते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मूला नंबर 1, P should be equals to W upon T. W का मतलब वॉट नहीं, W का मतलब वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. सेकेंड फॉर्मूला, P should be equals to VI. यदि कोई न्यूमेरिकल आया जिसमें आपको पोटेंशियल और करंट देके रखा है, यू कैन यूज दिस पार्ट. थर्ड, P is equals to, अब P is equals to और क्या हो जाएगा, which will be equals to VQ upon T. यदि आपको कोई क्वेश्चन में कूलम्ब और टाइम देके रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. ओके, फोर्थ वाला फॉर्मूला, V equals to W by Q, which you already know this till now. Fifth formula, I is equals to Q upon T, ये भी आपको मालूम है. Sixth formula, Q is equals to NE, ये भी आपको मालूम है. Seventh formula, V is equals to IR, you also know this.
Then comes the next formula. R is equals to rho L upon A. So what is rho? Resistivity, which does not depend on anything. L is the length of the wire, A is the area of the cross section. वायर हमेशा हम सर्कल के शेप में लेते हैं, तो आप A की जगह पर चाहो तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हो. नेक्स्ट, नाइन्थ, resistance in parallel. 1 upon resistance in parallel should be equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon ... Okay, like this. 10th, resistance in series. R series should be equals to R1 plus R2 plus R3 plus ... Next, H is equals to, which is known as Joule's law of heating, is known as I square RT. यदि आप चाहो और आपको मान लो I नहीं चाहिए, मान लो क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल में I दिया ही नहीं हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? वोल्टेज दिया है तो आप क्या करोगे? सी V इक्वल्स टू I R, तो I शुड बी इक्वल्स टू V अपॉन R, और यहाँ पर आपने क्या करोगे? जहां जहां पर भी I दिखाई देगा वहां पे V अपॉन R पुट कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास में V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R इंटू T. R से एक R कैंसिल, सो ये आ जाएगा आंसर V स्क्वायर बाय RT. एक और फॉर्मूला. तो इस तरह से गाइस बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर जो कि आपको ये बताते हैं कि एक्चुअली में आपको करना क्या है, मतलब डिपेंडिंग ऑन न्यूमेरिकल. अब प्लीज थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, सीरियसली. एक न्यूमेरिकल आया, उन्होंने आपको बोल करके रखा हुआ है व्हाट इज द पावर ऑफ अ ट्यूब लाइट इफ इट कंज्यूम्स 20 जूल्स इन 3 सेकेंड्स. डिवाइड करो, पावर आ गया. व्हाट वुड बी द करंट, व्हाट वुड बी द करंट ऑफ अ consumed by a tube light which runs on 220 volts and has a power of 20 watts. Simple, current आ जाएगा आपके पास में. So this is how, depending on the numerical, आप इन formulas में से choose करोगे, value put करोगे और unknowns को निकालोगे. Okay? So ये please note कर लेना याद से. This is very very important. ये in fact last year भी पूछा था और इस साल भी ये MCQ में आया था. So you should know how to derive this equation of Joule's law of heating. Let's come back onto the part of energy calculation. So let's rub this. Now what do you mean by the word energy calculation? So let's keep on, leave it like this. Energy calculation कैसे करते हैं? Now what do you mean by energy calculation? आप सारे के सारे लोग खुद ही घर पे ये एक्टिविटी कर सकते हो. जब आप लोग में से जो सेंटर पे यहाँ पर आ सकते हैं, जब भी वो लोग आएंगे तो I'll tell you in real. आपके घर पे वो मीटर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर्स. इलेक्ट्रिकल मीटर्स में वो लाइन से कुछ डिजिट्स रैंडम चल रहे होते हैं और हमें कभी भी नहीं मालूम पड़ता कि एक्चुअली में वो कैलकुलेशन हुआ कैसे है. हाउ डू वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल? टेक्निकली यू कैन अंडरस्टैंड नाउ. व्हाट यू नीड टू डू, ऑफ कोर्स गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज वेयर प्रोटेक्टिव ग्लव्स एंड गियर्स, और बहुत ज्यादा पास में मत जाना इलेक्ट्रिकल मीटर के. स्टे अ बिट फार अवे, थोड़ा दूर रहोगे. मीटर ऊपर की तरफ में लगा रहता है, समटाइम्स अ ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ग्रे लाइट, व्हाटएवर द लाइट इज. आपको थोड़ी देर वहां पे खड़ा रहना पड़ेगा जब तक कि आपके पूरे मीटर के ऊपर में लाइन से 888888 की रीडिंग नहीं आ जाती. एक पूरा का पूरा 888888 करके इस तरह से एक रीडिंग आ जाएगी, या 0000 करके भी आ सकते हैं. उसके एग्जैक्टली बाद में एक फर्स्ट यूनिट आती है. नाउ कम्स द पार्ट, हमेशा ध्यान रखना, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 यूनिट इज द कमर्शियल वे ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. कैसे आप मेजर करते हैं, ऐसा ही वे पावर के कैलकुलेशन के लिए. 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 kWh. What do you mean by kWh? किलोवाट आवर. किलो मीन्स 1000, वाट का मीन्स पावर, आवर मतलब कितने घंटे तक. 1 किलोवाट आवर. अब इसका कैलकुलेशन आपको और सिंपल करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 किलो का मतलब 10 to the power 3, इसका मतलब 1 किलो वाट आवर. आवर का मतलब 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? दैट इज 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स. सो आंसर कितना हो जाएगा? इट शुड बी इक्वल टू 6 इंटू 6 इज 36 इंटू 10 to the power what? 1 2 and 3 5.
or you can say 3.6 into 10 to the power 6 joules. Very very important term. तो कभी भी किसी ने आपसे पूछा what is 1 unit is equals to 1 unit is equals to 1 kWh. It is also equals to 3.6 into 10 to the power 6 joules of energy which is being utilized. Now let's understand. So this is the commercial unit of electricity. Now let's understand with an example. So I'll give you a simple example. Suppose करो से आपके यहाँ पर या इस पर्टिकुलर सेटअप पे राइट नाउ जैसा रूम में मैं हूँ तो यहाँ पर अभी ये 4 lights are on. Okay, 4 tube lights are on. So let's write 4 tube lights. 4 tube lights shortcut. Okay. Now हर एक ट्यूब लाइट का जो पावर वॉटेज है that is around 15 watts. 15 watts. Okay. So 4 tube lights. Each कितने का है? Each at 15 watts. So 4 tube lights each of 15 watts. और ये जलती कितने देर के लिए? मान लो ये पूरे के पूरे रूम में भी 12th का वीडियो बनेगा, फिर 11th का बनेगा, फिर 10th का बनेगा, फिर 9th का बनेगा, and it is being lit for around 8 hours. So into 8 hours per day. अब कैलकुलेशन कैसे करोगे? So let's see. मेरे पास है 4 ट्यूब लाइट्स हैं 15 वॉट्स की, तो 15 into 4 is 60 watts. करेक्ट? 1 घंटे के अंदर. लेकिन कितने घंटे चल रहा है? 8. 60 watt into 8. 8 6 is 8 5 40. 8 6 48. 480 watts. Correct? So 4 tube lights each of 15 watts 8 hours के लिए लगातार चलते हैं तो it will consume 480 watts per day. Okay? तो ये आ गया पर डे. अब लेकिन पर डे तो गाइस पर डे के अंदर अभी तो 30 डेज होते हैं मान लो ऑन एन एवरेज. कभी 31 भी होते हैं, कभी 29 भी, कभी 28 भी जनरली. सो 480 watts मल्टीप्लाई बाय 30 डेज कितना हो जाएगा? 3 8 से 24 का 4 कैरी 2, 24 into 26 6 कैरी 2, 12 into 14 146400. यही आएगा. 48 into 3 3 8 से 24 4 कैरी 2, 3 4 से 12 into 14 आएगा. my fault. 3 8 is 24 4 2 3 4 is 12 into 14, so it will be 14400. So this is the wattage which actually comes for a month. But normally the government और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले होते हैं उनको इतनी बड़ी यूनिट देखने में बहुत गंदी लगती है. So they will say नहीं हमें ये नहीं चाहिए. तो what will they do? They will first of all divide this part by 1000 क्योंकि ये तो वॉट है और मुझे तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है. So let's now divide this. So it should be equals to 14400 upon 1000. So एक 0 से एक 0 कट, एक 0 से एक 0 कट. Answer will be 14.4 units. ये केवल एक रूम के अंदर जिसमें 4 ट्यूब लाइट्स हैं जो 8 घंटे के लिए चलती हैं. दिस विल कम एज 14.4 यूनिट्स पर मंथ. ओके, मैंने अभी इसमें फैन इंक्लूड नहीं किया, एसी इंक्लूड नहीं किया. यदि आप घर की बात कर रहे हो तो उसके अंदर जो वॉशिंग मशीन होती है वो इंक्लूड नहीं किया, टीवी इंक्लूड नहीं किया, कूलर्स इंक्लूड नहीं करे, मम्मी की मिक्सर इंक्लूड नहीं करा, रेफ्रिजरेटर इंक्लूड नहीं किया, कुछ नहीं किया. नाउ लेट्स कैलकुलेट केवल ये सो कॉल्ड 4 ट्यूबलाइट जो महीने में 8 घंटे के लिए चलती हैं, इससे बिजली का या इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितने का आएगा. नाउ सपोज कर लो अपने यहाँ पर से महाराष्ट्र के अंदर द रेट ऑफ दिस यूनिट इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली से 9 रुपीज पर यूनिट, बिकॉज कई चार्जेस भी लगते हैं, रेंटल्स भी लगते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो मैं एक बार रफ कैलकुलेशन के लिए 10 रुपीज ले लेता हूँ. सो 14.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज पर यूनिट गवर्नमेंट के चार्जेस 10 रुपीज पर यूनिट, इट कम्स आउट एज 144 रुपीज. अब आप सोचो आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है. एंड नाउ थिंक अबाउट इट हाउ यू कैन रिड्यूस दैट. गाइस बार बार टीवीओ में हमें वही घिसी पिटी चीजें दिखाई जाती हैं. कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी क्यों करें? पापा तो पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल. बट प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू गो इन द नाइट, आप जब सो रहे होते हो उस टाइम पर टीवी का स्विच ऑफ कर दो. अब बोलोगे सर लेकिन वो तो स्विच ऑफ ही है ना, मतलब स्विच टीवी बंद कर दिया. टीवी बंद करता है तब भी एक एलईडी कंटिन्यूसली पावर कंज्यूम करते रहते हैं. आपका जो फैन है, मान लो आप एक रूम में नहीं हो और आप पढ़ने के लिए जाने वाले हो, फैन का रूम आपने ऑफ कर दिया, जब आपको चाहिए हो तब ऑन कर लो दोबारा, राइट.
So all of this will result into what? Huge amount of energy savings plus money savings. ध्यान रखना ये बिल केवल 8 ट्यूबलाइट्स का एक रूम का इस सेंटर का है, एंड देयर आर अराउंड से 1 2 3 4 5 6 and 7 and it has got and plus around a ship, so technically it comes out to around 8 9 or 10 rooms. So if you talk about 10 rooms only for lighting up the tube light part, you will come get the bill multiply by 10. साथ में AC, सोच लो ऐसे ही आपके यहाँ पर भी होगा. So try to conserve electricity as much as you can. Okay? Now, तो ये हो गया एनर्जी कैलकुलेशन. अब आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे सर? लेकिन हम अपने घर का बिल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लेट्स नाउ डू अनदर एनर्जी कैलकुलेशन. से आपके घर पर आता हूँ. सपोज कर लो आपके घर में 4 फैंस हैं, होंगे बहुत सारे फैंस, बट मान लेते हैं 1 मिनट के लिए 4 फैंस हैं, 4 फैंस, ओके, या 3 फैंस हैं. सो मान लो ये 3 फैंस ऑन एन एवरेज, क्योंकि रात भर चलते हैं दिन में भी चलते हैं, मान लो ये 3 फैंस चलते हैं कितनी देर के लिए? अराउंड फॉर 6 आवर्स एवरेज. अब इसमें ये भी हो सकता है 2 फैंस 10 घंटे के लिए चलते हो, 1 फैन 1 घंटे के लिए चलता हो, तो मैंने केवल 3. और हर एक का वोटेज कितना है? एट वोटेज है हर एक का अराउंड 60 वॉट. तो जो फैन होते हैं आइडियली वो 60 वॉट टू 80 वॉट्स के होते हैं. ये हो गया. और कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं. सपोज कर लो एक रेफ्रिजरेटर है जो 24 घंटे चलता है, 24 आवर्स. सो 1 रेफ्रिजरेटर रन्स फॉर 24 आवर्स. बट कंटिन्यूसली 24 आवर्स तक रेफ्रिजरेटर काम नहीं करता, बिकॉज करीबन ओनली इसमें से करीबन 5 घंटे या 6 घंटे ही उसका कंप्रेसर चलता है और बाकी टाइम पे कुछ भी काम नहीं करेगा. सो 1 रेफ्रिजरेटर 24 आवर्स चलता है, तो 24 आवर्स में वो केवल 5 घंटे या 6 घंटे ही चलेगा. सो 5 आवर्स और 6 आवर्स, और उसका जो वॉटेज होता है दैट इज अराउंड से 240 वॉट्स. देन कभी कभी मम्मी वॉशिंग मशीन लगाते हैं, से वीक में 2 बार उन्होंने लगा दिया या 1 बार लगा दिया, जब भी. अभी अपन 2 बार पकड़ के चलते हैं. सो 2 टाइम्स वॉशिंग मशीन, यदि है तो, नहीं है तो और कुछ डाल देंगे. 2 वॉशिंग मशीन्स, नॉट 2 वॉशिंग मशीन्स, आई मीन 1 वॉशिंग मशीन, और ये कितने घंटे चलती है? से अराउंड फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए, फॉर 1 आवर, एंड इट रन्स एट आइडियली वंस अगेन एट 200 वॉट्स. ये जस्ट रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ. इट कैन बी 1800 वॉट्स, ऑल्सो इट कैन बी 1600 डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ मशीन डू यू हैव, whether it is an industrial machine or normal machine and something like this. Then आपने फैंस ले लिया, रेफ्रिजरेटर ले लिया, आप लाइट्स पर आ जाते हैं. तो आपके यहाँ पर करीबन 4 लाइट्स हैं, 4 लाइट्स होंगे ज़्यादा भी, पर 4 लाइट्स आपके यहाँ पर चलते हैं. ओके, कितने घंटे के लिए? से 3 घंटे या 4 घंटे के लिए, 4 आवर्स. और ये कितना हो गया? एट अराउंड से 20 वॉट्स की एक लाइट मान लिया मैंने. ओके, नाउ अब LED बल्ब भी हो सकते हैं, so on and so forth. Then comes a geyser, then comes a cooler, then comes God knows what all gadgets. अब आपको जब भी कैलकुलेशन करना है कुछ नहीं करना, सबको मल्टीप्लाई करते जाना. 3 into 6 18, 18 into 6 जो भी आएगा सम उसको यहाँ लिख देना. 1 into 24, 24 into 240 जो भी सम आएगा यहाँ लिख देना. 1 into 1 into 200 यहाँ लिख देना. 4 into 4 into 20 वहाँ लिख देना. आप जब इन सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट एन आंसर. उसको डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? 1000 से. क्यों? क्योंकि हमें KWH में आंसर चाहिए. जब डिवाइड कर दोगे उसके बाद जो भी आंसर आएगा KWH का, फिर आप अपने जोन की इलेक्ट्रिसिटी का किसी से भी पूछ लेना या अपने बिल के ऊपर में देख लेना, तो उसमें एक मल्टीप्लायर होगा 9 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, उससे मल्टीप्लाई कर देना एंड यू विल गेट द आंसर. सो दिस इज द वे वी कंज्यूम electricity in our day-to-day houses. Now, let's come on to the last 2 topics and then this chapter ends up. डोंट वरी, एंड्स अप का मतलब अभी ये केवल थ्योरी वाला सेक्शन हुआ है. कल से हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स एंड MCQ करना स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट व्हिच इज नोन एज डोमेस्टिक वायरिंग. तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अपने घरों के अंदर जो वायरिंग होती है वो डोमेस्टिक वायरिंग है. डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर क्या होगा? वायर ज़्यादा मोटे नहीं होते, बिकॉज उतना ह्यूज करंट नहीं चाहिए होता. दूसरा, आपके यहाँ पैरेलल वायरिंग होती है, हर एक के लिए अलग अलग स्विचेस. ओके, नाउ डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर हम एक वर्ड यूज करते हैं विच इज नोन एज फ्यूज. व्हाट इज दिस फ्यूज?
फ्यूज एक्चुअली में होता क्या है? फ्यूज इज अ डिवाइस विच इज यूज टू प्रोटेक्ट योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम गेटिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट। फ्यूज को आप हमेशा हमेशा सीरीज में लगाते हो विथ व्हाट? विथ द मेन मीटर, ताकि करंट सेम रहे। अब जब ये फ्यूज को आपने सीरीज में लगाया मीटर के साथ में, तो यदि कहीं करंट ज्यादा आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ये मेल्ट हो जाएगा इमीडिएटली। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो कॉमन सेंस है। अब आप बोलोगे सर लेकिन ये मेल्ट क्यों हो जाएगा? ये मेल्ट इसलिए हो जाता है बिकॉज हीट बढ़ जाएगी। हीट बढ़ेगी तो आप जानबूझ करके ऐसा मटेरियल लेते हो जो जल्दी पिघल जाए। ओके, सो जब फ्यूज ब्रेक हो जाएगा तो आपके घर पे बच जाते हैं सारे के सारे सर्किट, सारे के सारे डिवाइसेस आपके। ओके, अब बात करते हैं द नेक्स्ट वाले लेवल पे, दैट इज व्हिच वन? दैट इज दिस शॉर्ट सर्किटिंग। इंडिया के अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान केवल इसलिए होता है बिकॉज कई बार शॉपकीपर्स एंड बिजनेसमैन एंड वेरियस अदर पीपल, घर के अंदर लोग बाग मल्टीपल जुगाड़ करना चालू कर देते हैं। इंडिया में तो बहुत फेमस वर्ड है द वर्ड जुगाड़। कैसे? मल्टीपल पिन्स के अंदर एक ही चीज लगाना चालू कर देंगे, उसको टी पिन बोलते हैं। देखा है आपने? वो एक टी पिन आती है, उसमें मल्टीपल सॉकेट्स, एक यहाँ लगा देते हो, एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ना होगा क्या? प्रॉब्लम उस टी पिन के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है वो टी पिन किस जगह पर कनेक्टेड है। क्योंकि डोमेस्टिक वायरिंग तो पतले वायर्स की होती है, आपने सारा का सारा लोड अलग अलग जगह से एक ही स्विच बोर्ड पे डाल के रखा हुआ है। अब क्या होगा? जब करंट अंदर जाएगा एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट विल स्टार्ट गेटिंग हीटेड अप, जब वो हीट हो जाएगा तो वायर जलना चालू हो जाएगा। ना प्रॉब्लम वंस अगेन वायर जलने से नहीं होती। यदि आपने देखा होगा तो आपके घर के कोई भी आप एक स्विच बोर्ड ले लोगे तो वहां पर इस तरह से कुछ होल्स बने होते हैं, देखा है? इस तरह से एक स्विच बोर्ड होता है आपके पास में, समथिंग लाइक दिस। और यहां पर आप दो पिन में अपना एक प्लग पॉइंट को लगाते हो। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर जोन? दिस इज नोन एज द अर्थ पिन। इसको अर्थिंग के लिए बोलते हैं ना। अर्थिंग का मतलब क्या हो गया? ये जो वायर होता है जो आपके स्विच बोर्ड के पीछे से जाएगा, ये वायर ऑल द वे नीचे अर्थ के अंदर जाता है। कि जब आपकी बिल्डिंग बनी होगी या फ्लैट बना होगा या बंगलो बना होगा तो उसके अंदर ये जो वायर होगा वो एक मेटल प्लेट के साथ में मिट्टी के अंदर उसको गाड़ देते हैं नीचे की तरफ में, काफी नीचे। क्यों? जब भी कभी, और ये जो होल होता है हमेशा मोटा होता है। क्यों? बिकॉज जब भी कभी कोई भी चीजें होती है जिसके अंदर हायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगती है, या जैसे मम्मी ने आयरन लिया हुआ है या कोई भी डिवाइस जो काफी बड़ा होता है, करंट एक्सेस आपको झटका ना लगे उसके लिए ये पर्टिकुलर वायर उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि जो भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे या जो भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज नथिंग एल्स बट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, यदि वो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे तो वो अर्थ में फ्लो कर जाएंगे तो आपको झटका नहीं लगेगा। बट एज यूजुअल जुगाड़ तो इंडिया में क्या करते हैं नॉर्मली, और ये इंडिया की बात नहीं है, ऑल द अदर सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी यही। बिकॉज उतना लंबा वायर लो, फिर एक मेटल की प्लेट लो, फिर एक गड्ढा करो, फिर उसके अंदर डालो, इट्स अ ह्यूज टास्क। सो व्हाट डू? वी डू नॉट बाय द वे यूज दिस। यदि आप कभी इसको खोल के देखोगे इसके पीछे कुछ होता ही नहीं है, वायर ही नहीं होता, फिर कैसे काम करेंगे? प्रॉब्लम इज इसी की वजह से कई बार शॉक लग जाते हैं। वायरिंग आपने या कोई भी मल्टीपल आपने जो भी डिवाइस कनेक्ट करे, आपने इस जगह पर हमेशा एक और चीज ध्यान रखना, कोई भी एक होल ना उसमें आप टेस्टर डाल सकते हो। टेस्टर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो स्क्रू ड्राइवर की तरह आता है, पीछे एक बल्ब लगा होता है उसके। आप जब उसको लगाओगे और टच करोगे उसको, डोंट वरी, आपको झटका नहीं लगेगा। आप कोई स्लीपर वगैरह पहन सकते हो कुछ भी, या नॉर्मली स्लीपर मत पहनना, नहीं तो वो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होता। सो आपने जब भी कभी ये बल्ब चलेगा तो आपको मालूम पड़ जाता है कि केवल इस पिन में या इस पिन में, केवल एक पिन में करंट जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हॉट, पहले दूसरे वाले को बोलते हैं कोल्ड टर्मिनल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हॉट टर्मिनल एंड कोल्ड टर्मिनल? जिस पर्टिकुलर सॉकेट के अंदर यदि आपने उस टेस्टर को डाला, टेस्टर हार्डली कम्स अराउंड 10 और 15 रुपीज, यदि अपने टेस्टर को डाला और यदि लाइट ब्लिंक हो रही है या लाइट जल रही है, इसका मतलब है केवल वहां से करंट आता है।
इधर से करंट नहीं आता। द क्वेश्चन इज यहां से करंट क्यों नहीं आता? यदि दोनों जगह से करंट आना चालू हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड शॉर्ट सर्किटिंग? ओके, short circuiting is whenever the hot wire and the cold wire comes in contact with each other. Whenever that red wire and the green wire comes in contact with each other, then it is known as what? The shorting of this particular part, the entire circuit. एक बार शॉर्ट सर्किट हो गया तो वायर जल जाएगा, वायर जल जाएगा तो काम खत्म। सो इसको डेफिनेशन में ऐसे भी बोलते हैं, whenever the hot wire or the loaded wire comes in contact with the neutral wire, then the neutral wire, इसी को हम लोग न्यूट्रल भी बोलते हैं, whenever the hot wire comes in contact with the neutral wire, then such kind of, by the way, circuit will immediately give you a spark because of excess amount of current flowing in the circuit, and this will result into what? Short circuiting. अर्थिंग के वजह से भी कभी कभी बहुत ह्यूज आपको झटके लगते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर्स को यदि आपने कोई गीले आपका हैंड यदि वेट है और यदि आपने हाथ लगाया झटका लगेगा। थिंक अबाउट इट, वो झटका क्यों लगता है? इसका मतलब वायरिंग इम्प्रॉपर है, बिकॉज जो भी करंट एक्सेस अमाउंट ऑफ है उसमें फ्लो कर रहा है, आपने लगाया झटका। सो दैट इज द रीजन वाई। ओके, सो दिस इज नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग। सो व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग? व्हेनेवर द हॉट वायर comes in contact with the neutral wire, then the excess amount of current starts flowing in both of the wires, and which results into short circuit. So moral of the story is what? Moral of the story is, guys, कभी भी अपने घर के अंदर जितना भी लोड सैंक्शन होता है उससे ज्यादा का लोड नहीं लगाना चाहिए। एक ही सॉकेट के अंदर मल्टीपल चीजें कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए तो परचेज है एक्सटेंशन कॉर्ड जिसमें अलग अलग स्विच अलग अलग वायरिंग होगी एंड उसके अंदर से लगा लो, बट एक ही बोर्ड के अंदर मल्टीपल पिन्स मत लगाना। और यदि आप एक्सटेंशन कॉर्ड भी यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना वो पूरा का पूरा पर्पस सॉल्व नहीं करता। यदि आपने बहुत हैवी डिवाइसेस कनेक्ट करके रखे हैं तो एक्सटेंशन कॉर्ड भी जल जाएगा एंड द वायरिंग इन द सॉकेट्स आल्सो। ओके, सो दिस वुड बाय द वे मेक दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड अप। कल जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे उसमें कल हम केवल न्यूमेरिकल्स एंड द सर्किट्स ही करने वाले हैं। सो विल बी ओनली डीलिंग विद द सर्किट्स एंड न्यूमेरिकल्स, और एनी अदर टॉपिक व्हिचएवर इज बीइंग लेफ्ट आउट आई विल चेक इट आउट टुडे इटसेल्फ आल्सो। जस्ट इन द केस वो भी टॉपिक बचेगा तो हम लोग वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय।